Hello everyone. In today's lecture, we'll start from application of KCL and KVL in solid circuits. लास्ट लेक्चर में हमने KCL और KVL कर लिया था और वो कैसे मतलब थियोरेटिकल कैसे करना है वो हमने देख लिया था। इस लेक्चर में हम उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसी पे है कि आपको इस पूरे जो सर्किट गिवन है इस सर्किट के अंदर आपको हर ब्रांच के अंदर करंट निकालना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका जैसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ऐसे आपको हर ब्रांच में करंट निकालना है, ए बी ब्रांच में, बी सी ब्रांच में, सी डी ब्रांच में, ई डी ब्रांच में। ठीक है, तो अब देखो ये एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, सपोज करो आई वन करंट ये छोड़ रही है। ठीक है, ये दूसरी बैटरी है, इससे सपोज करो हमने मान लिया करंट कितना निकलता है आई टू। ठीक है, तो आई वन करंट यहाँ से आ रहा है, आई टू करंट आपका यहाँ से आ रहा है, दोनों करंट इस पॉइंट बी पे आ रहे हैं। तो यानी कि नेट जो करंट पॉइंट बी से निकल रहा है केसीएल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, वो कितने के बराबर होने चाहिए, दोनों के सम के बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों इस पे आ रहे हैं। सपोज करो ये 5 है, ये 7 है, टोटल 12 निकलना चाहिए। हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, वो तो हमें निकालनी है, बट हम यहाँ से ये तो देख सकते हैं ना कि जो दो करंट्स मेरे आ रहे हैं वो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो टोटल आउटगोइंग करंट मेरा कितना हो गया, आई वन प्लस आई टू 6 ओम वाले में। अब मेरे को क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल पहले मैं किस लूप में अप्लाई करूंगा, ए बी ई एफ, और उसके बाद दूसरा लूप मेरा क्या बन रहा है, बी सी ई डी। ठीक है, तो पहले ए बी ई एफ में चलते हैं सब। चलो अच्छा, 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस सपोज करो पोटेंशियल ड्रॉप है मेरे पास V1। इसी तरह 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V2। 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि करंट I2 यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ड्रॉप कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि करंट ने यहाँ पे एंटर किया पहले, तो यहाँ के इसके पोटेंशियल को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। जो I2 करंट 14 वोल्ट से निकल के आ रहा है उस पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, तो कम करने की कोशिश करेगा तो यानी वो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो यानी पहले पॉजिटिव आएगा बाद में नेगेटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा, ये इसका पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इधर बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस तरफ भी क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये हमने मान लिया पोटेंशियल V3। राइट, अब हम ए बी ई एफ लूप में लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं तो पॉजिटिव, तो यानी प्लस 10 वोल्ट। ठीक है, अब 4 ओम के अक्रॉस जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, आई वन, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है इसके अक्रॉस V1, तो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव साइन -V1। अब हम ए बी ई एफ लूप के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ए बी ई एफ ऐसे, तो बी से ई पे जब हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, V2, ड्रॉप आ रहा है 6 ओम के क्रॉस -V2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, V2 थोड़ा ज़्यादा ही मैंने वो क्लोज कर दिया। ये 6 ओम रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल है V2, ड्रॉप, पॉजिटिव ऊपर साइन, नेगेटिव नीचे। ओके, अब वैल्यूज पुट करनी है आपको V1 और V2 की। V1 की वैल्यू क्या है बताओ मेरे को, करंट कितना जा रहा है इसमें से, I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, I मल्टीप्लाइड बाई R, यानी करंट कितना I1 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4। ये V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह V2 की रखो, V2 में से करंट कितना जा रहा है, I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है V2 में से। ध्यान से देखो, ये बी ब्रांच में से, तो यानी और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो पहले तो करंट लिखो I1 प्लस I2। एक तो ये ड्रॉप है, ये क्योंकि ड्रॉप है तो नेगेटिव ही आएगा, तो V2 माइनस V2 का साइन मैंने दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 6 इक्वल टू 0। बस इसको आपको सॉल्व करना है, 4I1 प्लस 6I1 प्लस 6I2, ये क्या हो गया 4I1 हो गया, ये 6I1 हो गया, 6I2 हो गया, हम तो उसको इस तरफ ले गया, इस तरफ ले गया तो साइन क्या हो गया पॉजिटिव, तो किसके बराबर LHS इक्वल टू RHS, तो मैं LHS इस तरफ लिखूँ RHS इस तरफ लिखूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 10। तो इसको अगर मैं 5 से 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5। राइट, तो ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। अब मेरा चलाओ लूप BCED। ठीक है, अब देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, 14 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तो साइन क्या है +14। अब देखो करंट ये किस में जा रहा है, 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है,
5 वाला रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट को कम करने की कोशिश करेगा, इसको पोटेंशियल ने जो फेंका था उसको धक्के को कम करने की कोशिश करेगा, अगर कम करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप आएगा तो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव, कौन सा ड्रॉप है -V3। और फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, बी से ई ब्रांच में, बी से ई में जा रहे हो तो फिर से आप किस पे जा रहे हो, V2 फिर से आ रहा है आपके रास्ते में, ऐसे देखो जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये करंट अब कहाँ आया, बी ब्रांच में आया, तो यहाँ पे V2 फिर से आ रहा है आपके रास्ते में, V2 क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहे हो आप, तो फिर से क्या आएगा -V2। बाकी फिर आगे क्या है, कुछ है ही नहीं, तो इक्वल टू KVL के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0। तो बस इस वैल्यू को पुट करो, 14 - V3, V3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, करंट कितना जा रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो क्या आ गया 5 × I2। V2 में करंट कितना जा रहा है I1 + I2, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो वही वैल्यू जैसे इसमें कर रहा था, -I1 + I2 × 6 = 0। तो यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करो, जस्ट ए मिनट, ये अलग इक्वेशन है, अलग इक्वेशन है, तो क्या आएगा 5I2 6I2, ठीक है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5I1 + 11I2 = 14, ठीक है, जस्ट अ मिनट, नहीं 6I1 आएगा, 6 × I1 है ना, तो यहाँ पे 6I1 आएगा, तो कितनी भारी गलती कर रहा हूँ मैं, 6I1 + 11I2 = 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी। अब दो इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती होंगी, एक्स और वाई में अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशंस को, बताओ, आसान सा तरीका है, क्या करोगे आप, इसको 6 से गुना कर दो, उसको 5 से गुना कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सपोज करो इसको हम 5 से गुना करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी 30I1 प्लस आगे क्या है 55I2, 5 से गुना कर रहा हूँ दोनों तरफ 70, और इसको 6 से कर दो, 6 पंजे 30I1, ठीक है, 6 तिया 18I2, 6 पंजे 30, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जिन्होंने सॉल्व की होगी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन वो आराम से समझ जाएंगे, पॉजिटिव से ये नेगेटिव कट गया, 55 में से 18 गया कितना 37, 37I2 की बराबर 70 में से 30 गया कितना 40, तो I2 यहाँ से आ गया 40/37 एम्पियर, सीधा सीधा, ठीक है। अगर ये I2 आ गया तो I1 आसानी से निकल सकता है, इसमें किसी में भी पुट कर दो, एक के अंदर 5I1 + 3 × 40/37 = 5, तो 5I1 प्लस कितना हो गया 120/37 बराबर है 5, 5I1 = 5 में से कितना घटाओ 120/37, तो 37 पंजे देखो पहले कितना होता है, 5 7 35 का 5 कहाँ से लागे 3, 5 या 15 और 3 18, 185 आई गेस, में से 120 घटेगा डिवाइडेड बाय 37, तो I1 कितना आ गया यहाँ से 185 में से 120 गया कितना 65, 65/37 और नीचे गुणा में 5, I1 5 का ये आ गया 5 तेरिया 65, तो कितना आ गया 13/37 एम्पियर। तो I1 आ गया अपने पास, I2 आ गया, तो इस ब्रांच में कितना जा रहा है बी ब्रांच में, ए बी ब्रांच में क्या फ्लो कर रहा है I1 कितना 13/37 एम्पियर इस बैटरी से, इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है I2 की वैल्यू कितनी है 40/37 एम्पियर, टोटल इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है I1 + I2, तो दोनों को जोड़ दो, 40/37 जमा 13/37 कितना हो गया ये 53/37 एम्पियर, तो तीनों ब्रांचों में आपका करंट निकल गया, ठीक है। क्या किया मैंने स्टार्टिंग में, पहले मैंने KCL लगाया, KCL इस पॉइंट पे, यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, टोटल करंट यहाँ से गया I1 + I2, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर KVL लगाया, KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पहले ये लूप लिया, लूप यानी क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा, फिर ये लूप लिया यानी ये क्लोज्ड पाथ, ये इस बैटरी से करंट निकल रहा है, इस बैटरी से करंट निकला, इस बैटरी से करंट निकला उसको मैंने I1 मान लिया, इस बैटरी से निकला उसको मैंने I2 मान लिया, ठीक है, राइट राइट। तो ये मेरा करंट I1 है, यहाँ से मेरा करंट I2 है, इसमें से टोटल I1 + I2 फ्लो कर रहा है, ओके।
ये मैं आपको बेसिक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था कि केवीएल और केसीएल को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली आपके आंसर्स हैं। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और ये आंसर, ये भी आंसर है। I1 ये, I1 ये वहाँ पे लिखा हो, वहाँ पे लिखा हो मैंने। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ओम्स लॉ। अब ये क्या भला होती है देखते हैं। देखते हैं, ये आपने वैसे 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये सब सब ऑलमोस्ट हर किसी ने पढ़ा होता है, बहुत बेसिक सा लॉ है। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द करंट फ्लोइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर करंट जो दो कोनों से कंडक्टर से फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट किसके प्रोपोर्शनल है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। across the ends of the conductor। मैं बताता हूँ ये क्या वाला है। ओके, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस physical conditions that is temperature etc do not change। राइट, अब देखो ये क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि आप कोई भी एक सर्किट लो, कोई भी आप वो लीजिए, ऐसे वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई भी रेजिस्टेंस होगा। अभी मैं डीसी सर्किट्स की बात कर रहा हूँ, तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसके क्रॉस करंट आई फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एमीटर से मैं नाप रहा हूँ करंट सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहे हैं। तो जो आई करंट फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपकी वोल्टेज पे। तो अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे कंसिस्टेंटली तो आपका करंट भी चेंज होगा। अगर वोल्टेज आप डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज आप 3 गुना कर दोगे तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज। अगर फिजिकल कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो जाती हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब देखो करंट फ्लो करेगा, करंट इसमें से रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो क्या होगा? हीटअप होगा। और जनरली क्या होता है, हीटअप होने की वजह से कई कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो गया तो फिर ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी हीट नहीं हो रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, इसीलिए इसने लिखा है प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस दैट इज टेम्परेचर एक्सेट्रा डू नॉट चेंज। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि करंट जो इसमें से जा रहा है, एमीटर जो नापेगा वो किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे। यानी वोल्टेज अगर बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटा दोगे तो करंट घट जाएगा, ठीक है। तो इसको वैसे सिंबल्स नहीं दिखाने, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्टली क्या दूंगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई को मैं नीचे ले आऊँ, आई को मैं अगर नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? वी बाई आई क्या हो गया? एक कांस्टेंट के, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जस्ट अ मिनट, और v इज प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खोलूँ तो के आई। अब के आई का मतलब क्या हुआ, आई को मैं कहाँ ले आऊँ, नीचे ले आऊँ v के। तो v के आई अगर नीचे ले आया तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, के कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है अपने पास? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। तो यानी वी बटा आई किसके बराबर हो गया? आर के बराबर हो गया। आई को इस तरफ लेके जाओ तो वी किसके बराबर आ गया? आई आर। यही आपने पढ़ा होगा बचपन से, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, V है आपके पास अप्लाइड वोल्टेज, ये भी पता होना चाहिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है। I है आपके पास करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कोई भी चीज़ हो जिसका एक रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, और R क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका ओम्स लॉ, ओके। यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करो I वर्सेस V के बीच में,
तो जैसे v बढ़ेगा वैसे ही i बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा ये आपका स्ट्रेट लाइन में। v बढ़ा तो i बढ़ा, फिर से v बढ़ा तो i बढ़ा, v बढ़ा तो i बढ़ा, ठीक है। ये 2 था तो ये मान लो 4 था, ये 4 हो गया, जस्ट मिनट, ये 2 था तो ये मान लो 2 ही था आपके पास, ये 4 हो गया तो ये 4 हो गया, 6 हो गया तो ये भी 6 हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट आपको ना, कि ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आपकी क्या वैल्यू है, लेकिन कर्व आपका ऐसा आएगा, ठीक है। तो 2 4 6 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर्व में क्या करो, आई इस तरफ खींचो, वी इस तरफ खींचो ओम्स लॉ के अंदर, और डायरेक्टली आप ऐसे बताओ, जस्ट अ मिनट, ये कर्व ठीक नहीं बना, जैसे पहला मेरा कर्व बना है ना वैसे बना लो, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे आई वर्सेस वी के बीच में, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब वोल्टेज कोई नहीं होती तो करंट कोई फ्लो नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में क्या मानते हैं, लीकेज करंट थोड़ा बहुत मान लेते हैं, बट फिर भी अगर आपको दिखाना ही है तो आप जीरो से भी दिखा सकते हो, बिल्कुल ऑरिजिन से, कोई वोल्टेज नहीं तो कोई करंट नहीं, ओके। ये ओम्स लॉ हो गया आपका, राइट। हम चले आगे, ओम्स लॉ के बाद हम आके सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये टॉपिक्स आपके इसमें से बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंसेस का, सीरीज में कैसे कंबाइन होते हैं। देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, जब कई रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, एज शोन इन फिगर, जो मैं फिगर अभी ड्रॉ करूंगा, द कनेक्शन इज नोन एज, इट इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अच्छा, अब कैसे ये कनेक्ट करते हैं, देखो V मेरे पास है वोल्टेज, ठीक है, उसके बाद ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, एक एंड इसका ये हो गया, एक एंड इसका ये हो गया, इसका नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दो, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तीसरा R3 रेजिस्टेंस हो गया, इनको ऐसे जोड़ दो आप, एंड टू एंड जोड़ दिया और यहाँ पे वो कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट के अंदर करंट अगर यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे 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 चलेगा, तो यानी एक ही करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट के अंदर। ध्यान से देखो, एंड तक क्या आएगा करंट, ऐसे घूम के फिर पूरा पाथ कंप्लीट करके वापस बैटरी में आ जाएगा, तो यानी इस पूरे सर्किट के अंदर एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही करंट फ्लो करता है, ठीक है, यूनिक करंट फ्लो करता है। तो इस R1 के अक्रॉस सपोज करो हमने पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया, कितना, पॉजिटिव नेगेटिव V1 पोटेंशियल ड्रॉप, क्या इस करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है वो ड्रॉप जो है, आई जो करंट यहाँ से चला था। इसी तरह R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, V2 मैंने मान लिया, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप क्या मान लिया, V3, धक्का कम करने की कोशिश, वही KVL उसी पे आ जाओ, बेस 6 पे, ठीक है। अब इस लूप के अंदर चलाओ फिर से, A B C D, अब इस लूप में चलो, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना पोटेंशियल है, प्लस V बैटरी का। अब यहाँ पे करंट गया I, तो ये किस में रेजिस्टेंस में जा रहा है, R1 में से, R1 के अक्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वो उस प्रेशर को, इलेक्ट्रिकल प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या गया, -V1। इसी तरह यहाँ पे आए हम, फिर से साइन क्या है, -V2 R2, फिर R3 क्या है, -V3, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस बचा ही नहीं, लूप कंप्लीट, यानी सबका सम कितने के बराबर होना चाहिए केवीएल के अकॉर्डिंग, 0, ABCD लूप के अंदर। V1 की वैल्यू अब क्या है बताओ मेरे को, V1 में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1, बताओ। V2 में से इसी तरह करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है उसका, R2। जो करंट उस चीज में से फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो उसका रेजिस्टेंस है, वो सिंपली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप है आपका। तीसरी चीज क्या है, V3, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R3। इन सबको इसमें पुट कर दो,
क्या वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू, यहाँ से देखो v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर मैं सबको उस तरफ ले जाऊँ तो v की वैल्यू क्या आ गई, i मल्टीप्लाइड बाई r1 प्लस i मल्टीप्लाइड बाई r2 डिवाइड बाई r3। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इस पूरे सर्किट को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ V और इन सारे रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके R इक्विवेलेंट लिख दूं, बस कि एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दूं, सिंपल सा हो जाए मेरा सर्किट बिल्कुल। ये आई करंट R इक्विवेलेंट, ये मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, बट मैंने सबको जोड़ के एक रेजिस्टेंस लिख दिया R इक्विवेलेंट। तो इस उसके लिए मेरे पास क्या होगा फॉर्मूला, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, ठीक है, करंट वही जा रहा है सिस्टम के अंदर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया प्लस V। अब इसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट है ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसके क्रॉस करंट का कितना आ रहा है, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टाइम्स, अब देखो आई सब में कॉमन है, आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री, तो आई यहाँ से कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ध्यान से देखो, आई से आई कैंसिल हो गया, दोनों तरफ आई है, ठीक है। तो इसको मैं देख के क्या बोल सकता हूँ, यानी दिस इम्प्लाइज आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं, आर वन को ऐड किया, आर टू को ऐड किया, आर थ्री को ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, तो अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स हमें देखने पड़ेंगे, मतलब इसके क्या, इस सीरीज सर्किट की क्या खासियत है। पहला फीचर क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स इन सीरीज सेम। देखो सारे एलिमेंट जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो यही लिखना है, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल एलिमेंट्स इन सीरीज सर्किट इज सेम। करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड बात पे आते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज क्या थी, V इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप सम है किसके, पोटेंशियल ड्रॉप के, V इक्वल टू क्या है, V1 के क्रॉस, V2 के क्रॉस, V3 के क्रॉस, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप उनका सम किया है ना, इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया उसका सम हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर, वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगी, ठीक है, विल बी मोर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ये क्या भला है, क्यों लिखते हैं, मैं भी बताता हूँ। मोर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट, ओके। देखो अगर मेरा सपोज करो ये रेजिस्टेंस होता 5 ओम, ये होता 6 ओम, ये होता 7 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है यहाँ पे मेरा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, 5 जमा 6 जमा 7, 5 और 6 11 और 7 18, तो 18 कितने से बड़ा है, 7 से तो बड़ा ही है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या थी इसमें से, 7, 7 से हमेशा 18 बड़ा ही बड़ा होगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उसकी वैल्यू हमेशा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज़्यादा होगी, ये यही फीचर है इसका लास्ट, ठीक है, राइट। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चंस जितने आप करोगे उतना ही आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ये सब्जेक्ट क्लियर होगा, ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है ऑलरेडी, ऑल्दो आपको थ्योरी करवानी पड़ रही है मुझे, ठीक है। 3 कॉइल्स, क्वेश्चन क्या है, 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ, क्वेश्चन भी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, 3 ओम, 5 ohm and 10 ohm are connected in series, and 10 ohm, ये एंड का मेरा सिंबल है, are connected in series,
इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अक्रॉस 90 वोल्ट सोर्स, 90 वोल्ट का सोर्स ले रखा है हमने, ठीक है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, पहली चीज़ तो ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, और सेकंड क्या पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो 90 वोल्ट का सोर्स है आपके पास, ये 90 वोल्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद क्या है, एक रेजिस्टेंस 3 ओम, क्या है दूसरा 5 ओम, क्या ये 10 ओम, राइट। इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। यहाँ पे करंट आई चला यहाँ से, ठीक है। तो पहले तो ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो ध्यान से देखो, अभी ऊपर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सीरीज में डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली सारे रेजिस्टेंस को सम कर दो, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका सीरीज के अकॉर्डिंग, 3 जमा 5 जमा 10 कितना हो गया, 18 ओम हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया। अब हमें करंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया अपने पास, 18 ओम। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 18 ओम, ठीक है। अब यही करंट निकालना है, तो करंट कितने में से जा रहा है, 18 ओम में से जा रहा है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना कर रहा है, V1, ठीक है। तो 90 माइनस V1 इक्वल टू 0, और V1 की वैल्यू कितनी है, करंट जो इसमें से जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 18, तो 90 माइनस क्या आ गया बताओ, I इंटू 18 इक्वल टू 0, तो 90 इक्वल टू 18I, ठीक है। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस एम्प्लाइज 18I इक्वल टू 90, तो 9I इज इक्वल टू 90/18, 18 एकम 18 पंजे 90, तो करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकल गया 1 मिनट में, ये आंसर हो गया। करंट भी आ गया आपका 1 मिनट में, देखो फॉर्मूला पता था आपको, एक कितनी जल्दी हो गया सॉल्व, ठीक है। ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे आपको क्वेश्चन करवाया, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन इसने ये पूछ रखा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल कॉइल। हर कॉइल के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे। इंडिविजुअल कॉइल का मतलब है 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, कितना इसने धक्का रोका, ठीक है, कितना इसमें ड्रॉप कर दिया, जब यहाँ पहुंचने के बाद प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पहुंचे तो इसने कितना ड्रॉप कर दिया, फिर इसने कितना ड्रॉप कर दिया, फिर इसने कितना ड्रॉप कर दिया, ये, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया इस सर्किट के अंदर करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बताओ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये 5 एम्पियर यहाँ पहुंचा तो सपोज करो ये V1, इसको कुछ और मान लेते हैं, चलो V3 मान लेते हैं, ये V5 मान लेते हैं, V10 मान लेते हैं, ठीक है। बस रेजिस्टेंसेस का नाम लिख दिया मैंने जैसे। तो V3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, जितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो इसके रेजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से अभी हमने निकालना है। सीरीज में क्या करंट तो सेम ही रहता है, तो चाहे मैं 18 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लूँ या उनको रेजिस्टेंस को 3, 5, 10 में तोड़ दूँ तो करंट तो सेम ही रहेगा, मैंने यही तो बताया ऊपर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल एलिमेंट्स इन सीरीज सर्किट इज सेम। तो 18 को चाहे मैं ऐसे लिख दूँ, 18 को मतलब या तो मैं 18 लिखूँ इसको, या 18 को मैं तोड़ दूँ 3 जमा 5 जमा 10 में, तो भी तो सिचुएशन सेम ही रही, करंट तो सेम ही रहा, तो बस यही है। तो V3 यानी 3 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना रहा, वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, करंट करंट कितना रहा इसमें से 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, कितना आ गया 15 वोल्ट। इसी तरह V5 यानी 5 ओम वाले के अक्रॉस, अच्छा इसमें करंट कितना है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसका कितना है 5 ओम, तो टोटल कितना हो गया 25 वोल्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आ गया V10 पे मामला, V10 का रेजिस्टेंस करंट कितना है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना ड्रॉप आ गया 50 वोल्ट। अब इन सबको ऐड करो, 15 जमा 25 जमा 50 कितना आ गया 40 जमा 50 कितना हो गया 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, 90 वोल्ट का यहाँ राइज हुआ था, तभी तो नेट जीरो हुआ। प्लस 90 माइनस में ध्यान से देखो कितना हो गया, माइनस में 15 माइनस 25 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस 90, 15 और 25 40 और 50 90 इक्वल टू 0, तो KVL सेटिस्फाइड।
केवीएल क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया इस लूप के अंदर। बस ये था। और हर कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया आपका, तो ये भी आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। ठीक है। अगर वो ये पूछे कि हर रेजिस्टेंस में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, तो पावर क्या होता है आपके पास, V इंटू आई। ठीक है। तो V3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर ध्यान से देखो वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट ड्रॉप हो रही है ना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और करंट इसमें से कितना बह रहा है, 5 एम्पियर। तो V इंटू आई लगा दो सीधा, P3 3 ओम के अक्रॉस पावर कितनी ड्रॉप कंज्यूम हुई, ये कितना हो गया, 75 वॉट। पावर की रीडिंग वॉट में। P5 के अक्रॉस 5 वोल्ट 5 ओम का जो रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस कितनी होगी, 15 नहीं, बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 25 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, 5, तो कितना का 25 पंजे 125 वॉट। और नेक्स्ट क्या है, P10। P10 के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल कितना है, ड्रॉप कितना है, 50 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और करंट उसमें से कितना फ्लो कर रहा है, 5, तो कितना आ गया, 250 वॉट। तो इतनी पावर ये कंज्यूम करेगा। ठीक है। और अब ये देखो ये कितनी पावर निकालेगा, 90। बैटरी पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी तो पावर सप्लाई करेगी, रेजिस्टेंस पावर खाएंगे। तो 90 गुणा कितनी पावर सप्लाई की, 5। कितना आ गया, V इंटू आई। वोल्टेज इसके अक्रॉस 90, करंट कितना है, 5, 450। तो 450 वाट तो पावर बैटरी निकाल रही है। और ये कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 75 और 125 कितना हो गया, 200। 200 250 को ऐड करो कितना हो गया टोटल, फिर से 450 वाट। सारे रेजिस्टेंस मिलकर 450 वाट कंज्यूम कर रहे हैं, 450 वाट बैटरी पावर निकाल रही है। ठीक है। तो पावर भी सेटिस्फाई होगी आपकी, वोल्टेज भी सेटिस्फाई होगी आपकी, करंट भी निकल गए। ठीक है। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला भी यूज हो गया। राइट। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल पे। राइट। अच्छा, इसमें क्या करना है, कनेक्शंस आपको थोड़े अलग से करने हैं। इसके कनेक्शंस थोड़े डिफरेंट होते हैं उससे। कैसे कनेक्ट करते हैं इसके अंदर देखते हैं। देखो ये वोल्टेज V है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये आपने ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं। ये बैटरी की पोटेंशियल V है, ठीक है। यहाँ से करंट कितना निकला आपका, I करंट निकला, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, जो I करंट निकला ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस R3। तो सपोज करो R1 में गया आपका करंट I1, R2 में गया I2, R3 में गया I3। इस पॉइंट पे देखो आ कितना रहा है, I टूट कितने हिस्सों में गया, 3 हिस्सों में, I1 I2 I3। फिर यहाँ से I1 बा, इसमें से I2 जाएगा, इसमें से क्या I3 जाएगा। तीनों करंट क्या आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं इनकमिंग। तो आउटगोइंग क्या होना चाहिए इनका, सम। सम यानी टूटे किस में से थे, I में से, तो सम भी कितने के बराबर होगा, I। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जितने भी रेजिस्टेंस, जैसे R1 देख लिए, इसका ये कोना ये है, ये कोना भी इस बैटरी से कनेक्टेड है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी बैटरी से कनेक्टेड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ खास चीज इसमें, कि इसका ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका ये जो हिस्सा है ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी तरह ये जो हिस्सा है इसका R1 का, ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ से। और ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। उसी तरह R2 पे आ जाओ, यहाँ पे मान लो ए बी, R2 का ये हिस्सा किससे कनेक्टेड है, ए से, ए किससे, बैटरी के पॉजिटिव से, बी ये हिस्सा बी से, बी किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। तो एक बात सोचो, ये सारे बैटरी से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। तो जब सारे रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्टेड है तो सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, ड्रॉप V। पोटेंशियल ड्रॉप क्या ही रहा, V ही रहा, क्योंकि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है सारे के सारे रेजिस्टेंस। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बस अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ओम्स लॉ, ये KVL लगाना है। KVL कैसे लगाओ, ABCDEF, ठीक है, और नीचे मान लो GH। सबसे पहले क्या करो, लूप ले लो HGCD। तो उसमें चलो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, प्लस V, करंट गया I। अब R1 के अंदर आ गए, CD में पहुंच गए, ठीक है।
HgCdHg, ठीक है। तो प्लस V, अब R1 के अक्रॉस आया तो करंट कितना आ रहा है इसमें से, I1 करंट आ रहा है और R1 इसके अंदर है, तो ड्रॉप कितना आएगा इसमें से, माइनस में क्या आया, करंट कितना जा रहा है I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है R1 बराबर है, आगे तो कुछ है नहीं, बैटरी के नेगेटिव पे आगे तो क्या आ गया, 0, ठीक है। अब हम दूसरे पे आएंगे, HgABHg, ये इस वाले लूप में जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए यानी प्लस V, ये हटा दो। अच्छा, अब इसमें गए हम I2 R2, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, माइनस में ड्रॉप आ रहा है I2 और करंट I2 जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है R2 इक्वल टू 0। अब तीसरा क्या रह गया, HgEF, HgEF, इसमें पोटेंशियल कितना स्टार्टिंग में, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस V, करंट कितना आ रहा है I3 का मतलब माइनस I3 इंटू R3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो सब में के क्या आ रहा है आपका, बताओ। यहाँ से अगर मैं निकालूँ I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 V बटा R1, ठीक है। I1 इस तरफ चला जाएगा, R1 के साथ R1 इस तरफ आ जाएगा, जैसे V इक्वल टू, यहाँ से देखो I2 मल्टीप्लाइड बाई R2 हो गया, तो यहाँ से मैं अगर I2 निकालूँ तो क्या आ जाएगा, R2 इसके नीचे आ जाएगा, V2 बटा R2, V बटा R2, सॉरी, ये क्या आ गया, V बाय R2। और इसी तरह I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, V बाय R3। अब टोटल करंट क्या है, I कितने के बराबर है, ये I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये बैटरी V, ठीक है, इन सारे रेजिस्टेंस का जोड़ मैंने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट, और उसमें से कितना करंट मान लिया, I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लगाओ तो क्या निकलेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी प्लस V माइनस I इंटू R, इन सब का जोड़ R इक्वलेंट इक्वल टू 0। तो R इक्वलेंट I क्या आ गया यहाँ से, V बटा R इक्वलेंट, यानी एक मिनट को इसको फिर से, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में, मैं एक स्टेप खा गया, तो क्या करो, V इक्वल टू क्या आ गया, I मल्टीप्लाइड बाई R इक्वलेंट, यानी अब R इक्वलेंट कहाँ जाएगा, नीचे, तो I कितने के बराबर आ गया, V बटा R इक्वलेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ भी क्लियर है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इनमें ये वैल्यूज उठा के रखनी स्टार्ट कर दो बस, I1 के अंदर ये वैल्यू, I2 के अंदर ये वैल्यू एंड I3 के अंदर आपकी ये वैल्यू, ठीक है। तो जैसे वैल्यूज आप रखोगे, V बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और देखो V दोनों तरफ कॉमन, तो V कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू V कॉमन निकाला, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V से V कटा, ठीक है। तो नेट अपने पास क्या आ गया, 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। ये आ गया आपका नेट रेजिस्टेंस। अब हम आगे फीचर्स पे इसके, जैसे उसके फीचर्स देखे थे, इसके फीचर क्या हैं, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, टोटल करंट कितना है, I1 I ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई क्या थी, V, उससे कितना करंट ड्रॉ हो रहा था, I इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू वेरियस एलिमेंट्स, सम ऑफ करंट्स ये हमने देख ही लिया, I इज इक्वल टू I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है, देखो देखो ये I किस में टूट रहा है, सम ऑफ करंट है ना, इस पॉइंट पे, ये तो इनकमिंग है, ये सारे आउटगोइंग है, तो इनकमिंग करंट किसके बराबर होना चाहिए, केसीएल के अकॉर्डिंग आउटगोइंग करंट्स के बराबर, तो आउटगोइंग करंट्स क्या, I1 है आपका, I2 है आपका, I3 है आपका, ठीक है। तो इसलिए ये ले रखे हैं, राइट। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स, किसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या, रेजिस्टेंसेस फ्लोइंग थ्रू the various elements, ओके। अच्छा, दूसरा वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, ये हमने देख ही लिया था, सबके अक्रॉस मैंने क्या बताया था, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वोल्टेज इज सेम
अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम है आपकी, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होगा। जैसे उस केस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी बड़ा था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल छोटा होगा, द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, सबसे छोटे रेजिस्टेंसेस से भी छोटा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा पैरेलल सर्किट की क्या होती हैं आपकी एप्लीकेशंस, राइट। Three resistances are connected in parallel and total current taken is 12 amperes. Find the current through each resistance. देखो, three resistances are connected in parallel, तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल के में कनेक्ट करने का मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है सबके अक्रॉस। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि उन सब में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनकी वैल्यूज क्या है, 4 ओम, 12 ओम एंड 6 ओम, तीन रेजिस्टेंसेज ये हैं। इफ टोटल करंट टेकन इज 12 एम्पियर, अगर टोटल करंट ये कितना ले रहे हैं, आई जो मैं बता रहा था, टोटल करंट टेकन इज 12 एम्पियर, अगर टोटल करंट 12 एम्पियर ले रहे हैं, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का आपका, बताओ। देखो जैसे ऐसे 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये 4 ओम का, ये 12 ओम का, और ये है आपका 6 ओम का। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए आपके पैरेलल में। इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे हमने किससे जोड़ रखा है, वी वोल्ट की बैटरी से, नेगेटिव पॉजिटिव। ये करंट आई आ रहा है, इसमें करंट कितना गया, I1, इसमें करंट कितना गया, I2, इसमें करंट कितना गया, I3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप, A B C D E F, सबसे पहले आप क्या करो, G H, ठीक है, H यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको यहाँ मत रखो। अब देखो GHA, सबसे ऊपर वाले लूप में चलो सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले लूप में पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना आ रहा है, V वोल्ट, और करंट इसमें कितना जा रहा है, I1, तो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस V, ठीक है। माइनस में I1 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, 4। आगे क्या है, CD के बाद आके HG में फिर से, तो यानी और कोई बीच में रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा है, यानी इक्वल टू 0। तो ये KVL लगा दिया हमने सबसे ऊपर वाले लूप में, HGHABCD इसमें लगाया मैंने, ठीक है, ABCDGH। उसके बाद आओ आप बीच वाले लूप में, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन के अंदर आओ बीच वाले लूप में, तो v के बराबर, v कितने के बराबर हो गया यहाँ से, v इक्वल टू 4I1। अब सेकंड के अंदर आओगे तो आपका क्या लगेगा टोटल, देखो ये KVL लगा के भी कर सकते हो, और वैसे इसको और भी सिंपल तरीका है इसको करने का ना, इतना आपको कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने भी फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि अगर तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हों तो हम उनको कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सर्किट का। तो बस वो आपको वही करना है इसमें। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका बताया था, 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ से फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल दो इसमें, 1/R इक्विवेलेंट का मतलब 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे, तो 1 बाय कितना हो गया ये रेजिस्टेंस, 4 प्लस 1 बाय कितना है, 12 प्लस 1 बाय 6, तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना है आपको। 4 12 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12,
और 6×2 = 12। तो 1/r इक्वलेंट किसके बराबर आ गया यहाँ से देखें तो 3 और 1 4 2 6/12। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ इसको इस तरफ। तो 6 × r इक्वलेंट कितने का इक्वलेंट आ गया 12। तो r इक्वलेंट कितना आ गया 12/6, यानी कितना आ गया 2। तो यानी इस सर्किट में क्या हो रहा है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और नेट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें V की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो +V, जस्ट अ मिनट, और थोड़ा आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो क्या आ गया +V, माइनस में अब रेजिस्टेंस के क्रॉस पहुंचे तो ये क्या करवा रहा है, ड्रॉप करवा रहा है, इसके क्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है 12, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी IR2 = 0। तो V कितना आ गया 12×2 = 24 वोल्ट। तो यानी आपकी 24 वोल्ट की बैटरी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका सिस्टम का है 2 ओम। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तीसरी चीज़ क्या पूछी गई है कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा। अब आपको बैटरी की वोल्टेज पता चल गई, ठीक है, तो आप करंट भी निकाल सकते हो। कैसे, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना है, यहाँ पे 24 वोल्ट है, 4 ओम के क्रॉस भी, 12 ओम के क्रॉस भी और 6 ओम के क्रॉस भी, क्योंकि पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तीनों रेजिस्टेंसेस को, कितने ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को, तो उनके क्रॉस क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। क्योंकि ये इसका ये एंड देखो ए से कनेक्टेड, ए किससे कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका ये एंड किससे कनेक्टेड डी से, डी किससे कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस कितना पोटेंशियल का V, तो यानी इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल हो गया इसके क्रॉस, इन दोनों के बीच में V हो गया। इसी तरह आप इस पे आओ 12 वाले पे, ये भी ए से कनेक्टेड है, ए पॉजिटिव टर्मिनल से, डी किससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से आपका बैटरी के। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, क्योंकि बैटरी वही तो मेंटेन करती है नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के बीच में। इसी तरह इसके बीच में हो गया V। तो यानी अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो करंट निकाल सकता हूँ, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बताओ, 24, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो I1 मेरे को डायरेक्टली निकालना है, तो ये कितना है 24 वोल्ट है, और I1 सपोज करंट 4 में से जा रहा है मेरा, सपोज करो, देखो ये I1 करंट है, ये 4 ओम में से जा रहा है, तो 4 में से जा रहा है तो I-1 × 4 KVL लगा दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो I1 यहाँ से कितना आ गया 24/4, कितना 6 एम्पियर। इसी तरह I2 निकालो, बताओ 24 - 12 × I2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कितना है 12, इसमें से करंट कितना जा रहा है I2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 24/12, कितना हो गया 2। इसी तरह आप सबसे नीचे वाले में आओ, सबसे नीचे वाले में आओगे तो क्या होगा 24 माइनस में कितना 12, माइनस में I3 करंट जा रहा है नीचे वाले में से देखो, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 6, -I3 × 6, ड्रॉप 6 का हो रहा है, I3 × 6 इतने का ड्रॉप हो रहा है, बोलो 0। तो I3 की वैल्यू कितने आ गई 24/6, कितना 4 एम्पियर। अब इन तीनों करंट्स को जोड़ो, 6 एम्पियर जमा 2 एम्पियर जमा 4 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना है बताओ, 12 एम्पियर आ गया, वही जो करंट यहाँ से चला, बताओ। तो टोटल करंट क्या है, सम, तो टोटल इनकमिंग करंट क्या है 12 = सम ऑफ आउटगोइंग करंट, 6 जमा 4 जमा 6, 4, 6 2 4, 6 और 2 8 और 4 12। और ये देखो यहाँ से ये 6 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, इस जंक्शन पे क्या है ये इनकमिंग हो गए, जो यहाँ पे आउटगोइंग थे ए पे, वो डी पे क्या हो गया इनकमिंग। तो यहाँ से फिर से टोटल करंट कितना निकला आपका 12 एम्पियर। यही आपका बैटरी के अंदर पहुंच गया, बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही बैटरी में आएगा टोटल, बस ये बात याद रखना। ये हो गया आपका पैरेलल सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं पैरेलल सर्किट्स की, कहाँ यूज होते हैं पैरेलल सर्किट्स आपके, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, operate efficiently when supplied with rated voltage.
देखो कोई भी आप अप्लायंस खोल के देखना अपने घर में, उसके ऊपर रेटिंग होगी वोल्टेज की +230 वोल्ट। ऑब्वियसली उसके अंदर ±5-10% होगा कि वोल्टेज अगर उससे फ्लक्चुएट करे तो वो मतलब डिवाइस ऑपरेट कर सकती है, बट उसकी रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट है, यानी 230 वोल्ट पे बेस्ट काम करेगी आपकी। ठीक है, विद रेटेड वोल्टेज। और घर पे आपकी कितनी वोल्टेज आती है? 230 वोल्ट। बताओ, तो 230 वोल्ट पे ही आपको हर चीज़ लगानी है, कनेक्ट करनी है। तो क्या तरीका है, आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तभी तो 230 वोल्ट रहेगी हर एक के अक्रॉस। क्योंकि हमने क्या देखा है अभी कि पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल के अंदर क्या रहता है, सब में पॉजिटिव से कनेक्टेड, एक नेगेटिव से कनेक्टेड, तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए क्या करेंगे, हम सबको पैरेलल में लगा देंगे विद रेटेड वोल्टेज। आप कोई भी देख लेना, मशीन आपकी वॉशिंग मशीन देख लेना, फ्रिज देख लेना, सबकी सब 230 वोल्ट के लिए बनाई गई है। ठीक है, सो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैव अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 230 वोल्ट। डोमेस्टिक जो घर में यूज होते हैं आपके, हैव अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 230 वोल्ट्स। ठीक है, दैट इज अप्लायंसेज विल ऑपरेट एफिशिएंटली only at 230 volts, will operate efficiently only at 230 volts. Okay, so it is always useful to connect them in parallel. ठीक है, ओके। दूसरा एडवांटेज क्या है, व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then each of them operate independently. हर कोई अपने आप में काम करता है, ठीक है, ऑफ अदर, hence failure due to fault on one will not impact the working of others. Hence failure due to fault in one equipment will not affect the operation of others. अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर में ही होता है। घर में क्या होता है, अगर एक कमरे की लाइट चली जाए तो जरूरी नहीं है कि आपके दूसरे कमरे की लाइट जाएगी। ऐसा हो सकता है दूसरे कमरे की लाइट आपकी सही रहे, क्योंकि सारे जो रूम्स की लाइट होती है वो आप जनरली क्या करवाते हो, पैरेलल में कनेक्ट करवाते हो। ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन चलता है ना सारा का सारा। उसी तरह अगर आपकी फ्रिज खराब हो जाए, फ्रिज तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपकी वॉशिंग मशीन भी नहीं चलेगी। अगर आपका देखो सीरीज सर्किट होता, सीरीज सर्किट में क्या होता है, वी वोल्ट है, यहाँ पे एक चीज़ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक हीटर ये लगा हुआ है। हीटर का मतलब रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, ये R3, ये तीसरा हीटर लगा हुआ है। तो सपोज करो R1 खराब हो गया, तो R1 अगर खराब हो गया तो ये करंट को क्या करेगा, जाने ही नहीं देगा आगे। इसने सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब करंट आगे जाएगा नहीं तो ना R2 काम करेगा ना R3 काम करेगा आपका। लेकिन इसी कनेक्शन को मैं अगर क्या करूँ, इसमें लगा दूँ, पैरेलल में लगा दूँ, V वोल्ट ले लिया मैंने, ठीक है, यानी यहाँ पे R1 आ गया मेरा, यहाँ पे R2 आ गया मेरा, यहाँ पे R3 आ गया मेरा, और इनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में। तो अब सपोज करो मेरा R1 खराब हो गया, कोई गड़बड़ आ गई, तो R1 क्या होगा, काम नहीं करेगा। लेकिन R2 और R3 में तो करंट जाएगा, जो करंट वहाँ जाना चाहिए था वो अब वहाँ नहीं जाएगा, अब इन दो में टूट जाएगा वो। तो R2 और R3 मेरे अच्छी तरह काम करेंगे, क्योंकि इनके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, 230 वोल्ट ही रहेगा। हाँ, मेरे को करंट रेटिंग चेक करनी पड़ेगी कि हो सकता है इसमें से अगर ज़्यादा करंट चला गया तो कहीं डिवाइस खराब ना हो जाए, तो उसके लिए मेरे को हो सकता है कुछ अलग से रेजिस्टेंस लगाने पड़े। लेकिन R2 और R3 मेरा काम तो करेगा। ठीक है, उसी तरह घर के अंदर होता है, जैसे ये आपकी फ्रिज लगी हुई है, ये आपकी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी प्रेस लगी हुई है, ये आपका गीज़र लगा हुआ है। तो एक भी डिवाइस अगर आपका इनमें से क्या होता है, इस लोड के क्रॉस एक भी डिवाइस अगर ख़राब हो जाता है, सपोज करो प्रेस ख़राब होगी, तो भी क्या होगा, ये हट जाएगा सिस्टम से।
बाकी किस में, बाकी जब भी मेरे को गीज़र चलाना है या मेरे को फ्रिज चलानी तो फ्रिज चलाऊंगा मैं, जब मेरे को वॉशिंग मशीन चलानी है तो वॉशिंग मशीन चलाऊंगा, और जब मेरे को अपना गीज़र ऑन करना है तो गीज़र चलाऊंगा। बस यही खराब हुआ ना, यही सॉकेट खराब हुआ है मेरा, बिकॉज मेरे सारे सॉकेट्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरा एक डिवाइस अगर खराब भी हो जाता है तो इससे इनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पैरेलल का उसका कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। सीरीज में क्या है कि अगर एक भी चीज़ खराब होगी तो सबको खराब कर देगी, किसी में भी करंट नहीं जाएगा। इसमें क्या है, अगर एक भी खराब होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी मेरे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए घर के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो आपका जनरली पैरेलल कनेक्शन में की जाती है। ओके, राइट। राइट, अब हम आ गए हैं कैपेसिटर्स पे, सीरीज कनेक्शन इन कैपेसिटर्स। ये शायद मैं जो टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँ तो बेटर रहेगा। और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, आपके दो टॉपिक्स रह गए जस्ट ना। राइट, ये काफ़ी बड़ा हो गया ना तो आपका। कैपेसिटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर चैप्टर 2 भी, आपकी यूनिट 2 भी स्टार्ट हो जाएगी इंक्लूडिंग इसी के साथ। यूनिट 1 भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ यूनिट 2 भी स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी कुछ पोर्शन में करवा दूंगा, एक तो थ्योरम्स रिलेटेड है वो। ओके, राइट। काफ़ी बड़ा हो गया वैसे लेक्चर, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। ओके, हेलो, ओके, बाय, थैंक यू।